गौरव रेलवे स्टेशन के पास गोभी आलू पराठा बनाने का काम करता था। आइए आइए, गर्मा गर्म गोभी आलू के पराठे खाइए। गौरव के घर पर उसकी अम्मी, बेटी और बीवी थी। गौरव सुबह से लेकर शाम तक मेहनत करता, लेकिन फिर भी अपनी गरीबी दूर नहीं कर पा रहा था। सुनिए जी, गोभी आलू के पराठे बनाने में लागत बहुत ज्यादा आती है। आप एक काम कीजिए, आप सादे पराठे बना के बेचिए, जिससे हमारी लागत कम आएगी और प्रॉफिट ज्यादा होगा। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। सादे पराठे खाना कोई पसंद नहीं करेगा। और फिर अब्बू भी गोभी आलू के पराठे बेचा करते थे, इसलिए मैं भी यही काम करूँगा। गौरव के पास तरह तरह के ग्राहक और उनकी तरह तरह की डिमांड होती थी। अरे भाई, मेरे पराठे में जरा गोभी आलू ज्यादा भर देना। मुझे पराठे के साथ सब्जी भी चाहिए। मुझे पराठे के साथ अचार चाहिए। मुझे पराठे के साथ नहीं चाहिए। गौरव कभी कभी ग्राहकों की डिमांड सुनकर परेशान हो जाता था। अगर आपको पराठे के साथ सब्जी चाहिए तो उसके अलग से पैसे देने होंगे। मैं अलग से पैसे नहीं दूंगा। देख रहे हो भाइयों, ये मियाँ सब्जी के पैसे अलग से मांग रहे हैं। चलो चलो, हमें यहाँ खाना नहीं खाना है। सुनिए तो, आप लोग कहाँ जा रहे हैं? रुकिए तो सही। एक दिन गौरव बहुत निराश होकर घर पहुंचा। क्या हुआ? ठेले पे लोगों की संख्या लगातार कम होती जा रही है। ग्राहक पैसे देना नहीं चाहते, लेकिन उन्हें सब्जी, अचार, दही सारे पराठों के साथ उन्हें चाहिए। चलिए कहीं बाहर घूमने चलते हैं, थोड़ा मूड फ्रेश हो जाएगा। हमारे पास इतने पैसे तो नहीं है कि किसी टूरिस्ट प्लेस पे घूमने जाएं। तुम्हारे घर ही घूमने चलते हैं। गौरव अपने ससुराल में घूमने गया, जो गांव में थी। रास्ते में गौरव और उसकी बीवी को प्यास लगी। उन्हें कहीं से बाहर गिरने की आवाज सुनाई दी। ये झरने की आवाज तो पूरब दिशा की ओर से आ रही है। गौरव और उसकी बीवी पूरब की ओर चलते गए। झाड़ियों के पार उन्हें एक बहार मिली। ये बहार तो बेहद खूबसूरत है। गौरव और उसकी बीवी ने जी भरकर पानी पीकर प्यास बुझाई और हाथ पैर भी धोए। जब वो चलने के लिए तैयार हुए तो उन्हें किसी के कराहने की आवाज सुनाई दी। ये कराहने की आवाज बहार के पीछे से आ रही है। बहार के अंदर घुस के देखना होगा, तभी पता लगेगा कि उस पार कौन है। लेकिन बहार के अंदर घुसना खतरनाक भी हो सकता है। क्या पता ये किसी तरह का जाल हो। तभी बाहर में से आवाज आई। ये किसी तरह का जाल नहीं है। मेरी मदद करो, मैं एक साधु हूँ। मुझे कैद से आजाद करो। मुझे बहार के पार जाना ही होगा बेगम। अगर मैं वहाँ कैद होता तो मैं नहीं चाहता कि मुझे भी कोई कैद से आजाद करे। गौरव बहार के पार गया तो उसने देखा कि एक बाबा एक कटीले खंभे से बंधे हुए थे। बाबा की पीठ से खून बह रहा था। तुम कौन हो और यहाँ कैसे कैद हो गए? मैं सब कुछ बताऊंगा, पहले तुम मुझे कैद से आजाद करो। गौरव ने रस्सी खोल दी और बाबा आजाद हो गए। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। मैं एक साधु हूँ और मेरे पास तिलस्मी ताकत है। मैं इंसान की मुरादें पूरी कर सकता हूँ। कुछ लोगों ने मेरा गलत फायदा उठाने की कोशिश की। जब मैंने उनकी बात नहीं मानी, तब उन्होंने मुझे इस बहार के पीछे कैद कर दिया। अगर तुम्हारे पास तिलस्मी ताकत है तो खुद तुम उससे आजाद क्यों नहीं हो पाए? मैं अपनी ताकत का इस्तेमाल खुद के लिए नहीं कर सकता। ठीक है साधु महाराज, अब मैं चलता हूँ। मुझे अपने ससुराल पहुंचना है, मुझे देर हो रही है। तुम खाली हाथ क्यों जा रहे हो? तुमने मेरी मदद की है, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? अगर तुम्हारी कोई ख्वाहिश हो तो बता दो। नहीं साधु जी, मैं अपनी मेहनत और लगन से जीवन में कुछ हासिल करना चाहता हूँ। साधु बाबा से बहुत खुश हुआ और उसने मन ही मन गौरव को बहुत सारी बरकतें दी। गौरव अपने ससुराल से लौटने के बाद फिर से अपने गोभी आलू के पराठे बनाने के धंधे में लग गया। आइए आइए, गर्मा गर्म गोभी आलू के पराठे खाइए। आइए आइए। ग्राहक फिर से तरह तरह की डिमांड करने लगे। अरे भाई, मुझे पराठे के साथ सब्जी भी चाहिए। सब्जी तो नहीं है। तभी अचानक उस आदमी के पराठे में से सब्जी निकलने लगी। मुझे पराठे के साथ दही चाहिए। मेरे पास दही नहीं है। लेकिन तभी उस आदमी के पराठे में से दही निकलने लगा। मुझे पराठे के साथ अचार चाहिए। मेरे पास अचार नहीं है।
लेकिन तभी तीसरे आदमी के प्लेट में से अचार निकलने लगा। सारे लोगों का दिमाग चकरा गया। ये सब क्या हो रहा है? मैंने लोगों को सब्जी, दही, अचार नहीं दिया, तो भी इनके प्लेट में तीनों चीजें कहाँ से आ गईं? तभी वहाँ वही बाबा आए जिन्हें गौरव ने बाहर के पीछे जाकर आजाद किया था। बेटा, जरा 2 पराठे लगा देना, सब्जी, दही और अचार के साथ। इतना कहकर बाबा अदृश्य हो गए। गौरव समझ गया कि ये सारा चमत्कार उन बाबा की वजह से हो रहा है। गौरव की रेहड़ी पर लोगों की भीड़ लग गई। सभी पराठे खाने के लिए वहाँ टूट पड़े। वे पराठे के साथ सब्जी, दही, अचार और जो भी मांगते वही पराठों में से निकलने लगता और थाली में आ जाता। गौरव ईमानदारी से सिर्फ पराठों के पैसे लिया करता। कुछ ही दिनों में गौरव लखपति बन गया। गौरव ने सबको सच सच बताया कि ये चमत्कार एक बाबा की वजह से हो रहा है, जिसे गौरव ने बाहर के पीछे के कैद से आजाद किया था। वे बाबा बाहर के पास ही ध्यान में लीन होकर तपस्या करने लगे। गौरव के बराबर में दीपक नाम का एक आदमी ठेला लगाता था। दीपक भी पराठे बेचता था। दीपक ने सोचा कि अगर वो भी गौरव की तरह वरदान प्राप्त कर ले तो वो भी जल्दी अमीर हो जाएगा। दीपक गौरव के पास गया और उसने बातों बातों में वो जगह पूछ ली जहाँ बाहर था। दीपक बंदूक लेकर बाबा के पास पहुँच गया। तुम कौन हो और यहाँ क्यों आए हो? सुन बड़ाओ, मेरा नाम दीपक है और मैं गौरव के सामने ठेला लगाता हूँ। तूने गौरव को तोहफा देके बहुत बुरा किया। तुम गलत समझ रहे हो। गौरव एक भला और मेहनती आदमी है। उसने मुझसे कोई तोहफा नहीं मांगा था। मैंने उसे सुखी रहने की बरकतें दी है। समझ गए ना? मेरे सामने ज्यादा बड़बड़ मत कर बुड्ढे। चुपचाप मुझे भी लखपति बनने की बरकतें दे, वरना बंदूक से तेरा भेजा उड़ा दूंगा। इस तरह से बरकतें नहीं मिला करती है। लगता है तू ऐसे नहीं मानेगा। दीपक ने बाबा की गर्दन पकड़ ली और उनकी गर्दन को दबाते हुए कहा, जल्दी बरकत दे, वरना मैं तेरा काम तमाम कर दूंगा। ठीक है, मैं तुझे बरकतें देता हूँ। दीपक ने लौटकर बहुत खुश होकर अपनी रेहड़ी लगाई। दीपक ने जब ग्राहकों को प्लेट में पराठे रखकर दिए तो प्लेट में पराठों के ऊपर सांप बिलबिलाने लगे। जितनी बार भी दीपक ने प्लेट पे पराठा रखा, हर बार अंजाम वही हुआ। लोगों ने दीपक के पराठे बिल्कुल ही खाने छोड़ दिए। अब सारे ग्राहक गौरव की रेहड़ी पर जाने लग गए और गौरव ने देखा कि ग्राहकों की संख्या बहुत बढ़ गई है। तो गौरव ने 2 नौकरों को रखकर एक रेस्टोरेंट खोल लिया और इस तरह अपनी मेहनत और लगन के भरोसे पर खुशहाल जीवन बिताने लगा। लक्ष्मणपुर कस्बे में छतन सिंह अपनी बेगम और अपने बच्चों के साथ रहा करता था। छतन सिंह की एक बड़ी बेटी स्वाति पढ़ी लिखी और सुशील लड़की थी। बस स्वाति की शादी हो जाए, मेरे सर से सारी तकलीफें कम हो जाएंगी। आप इसकी फिक्र क्यों कर रहे हैं जी? स्वाति अच्छी लड़की है, उसकी शादी जरूर एक अच्छे घराने में होगी। आप निश्चिंत होकर अपने काम पर जाइए, मैं खाना स्वाति के हाथों भेज दूंगी। छतन सिंह एक किराने की दुकान में नौकरी किया करता था और हमेशा अपने मालिक के ताने और ग्राहकों से डांट सुना करता था। मुझे 1 किलो बासमती चावल दे देना, आज घर पर बिरयानी बनानी है। अरे वाह बहन जी, ये बड़ी अच्छी बात है। 1 किलो बासमती चावल पूरे 200 रुपए के हैं, पैसे दीजिए। 200 रुपए? तुम्हारा दिमाग खराब तो नहीं हो गया है? 200 रुपए चावल कैसे हो सकते हैं? आस पड़ोस की दुकानों में तो 120 रुपए किलो है। वो क्या है ना बहन जी कि ये सारी कीमत मेरे मालिक ने तय की है। अगर मैं इसे कम में बेचता हूँ तो मुझे बहुत डांट पड़ती है। उनसे कहिए अब से मैं आपके इस घटिया दुकान में नहीं आने वाली हूँ और सबको मना करने वाली हूँ कि और कोई भी इस दुकान में ना आए। वो औरत दुकान पर से गुस्से में चली जाती है। इतने में वहाँ पर छतन सिंह का मालिक आ जाता है, जो ये सारी बातें सुन लेता है और छतन सिंह को डांट कर कहता है, तुम हो ही नहीं किसी काम के, तुमसे कुछ नहीं होने वाला। मैं तुम्हें अभी नौकरी से निकाल रहा हूँ। मालिक, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? मैं आपके यहाँ 20 साल से काम कर रहा हूँ, ऐसा ना कीजिए। एक ग्राहक तो तुमसे संभाला नहीं जाता, चले जाओ यहाँ से, दफा हो जाओ।
पता नहीं किस काम के हो, और दोबारा अपनी शक्ल कभी मत दिखाना। छतन सिंह वहां से जा ही रहा होता है कि स्वाति बाहर से टिफिन का डब्बा लिए उसे रास्ते में मिलती है और उसे मायूस देखकर उससे कहती है, क्या हुआ पिताजी, आप ऐसे परेशान क्यों हैं और इस तरह इतनी तेज धूप में कहाँ जा रहे हैं? मैं क्या करूं बेटी, मेरी किस्मत ही फूटी हुई है। तुम्हारी शादी करवाना चाहता हूँ, लेकिन हमेशा कोई ना कोई तकलीफ मुझे परेशान करती ही रहती है। लेकिन हुआ क्या है? आप इतनी टेंशन में लग रहे हैं। अगर आप इतने टेंशन में रहेंगे तो आपका बीपी बढ़ जाएगा। बताइए तो। तब जाकर छतन सिंह उसे अपनी सारी तकलीफ बताता है। पिताजी की परेशानी देखकर स्वाति के आंखों में आंसू आ जाते हैं। तुम क्यों रो रही हो बेटी, इन सब में मेरी ही गलती है। मेरे सारे दोस्त बेईमानी करके आगे निकल गए और एक मैं हूँ जिसे बेईमानी करना नहीं आता तो कुछ ना कर पाया। दोनों वहाँ फिक्र में खड़े ही थे कि उन्हें कुछ आदिवासियों के झुंड ने घेर लिया, जिसे देखकर दोनों हैरान रह गए। बागड़बल बागड़बल, इन दोनों बाप बेटी को हमारे घर ले चलो। हाँ, बागड़ बोल की जय, ले चलो। छोड़ो हमें, छोड़ो, छोड़ो। छोड़ो हमें, छोड़ो मुझे। उन आदिवासी के पूरे झुंड ने उन्हें कैद कर लिया और अपने इलाके में ले गए, जहाँ छतन सिंह और स्वाति ने देखा कि स्वाति की माँ यानी छतन सिंह की बीवी पहले से ही वहाँ पर कैद थी। भाग्यवान, तुम यहाँ क्या कर रही हो? कौन है ये लोग और हमसे चाहते क्या है? मैं घर से बाहर बाजार की ओर राशन लेने जा रही थी। सोचा था कि बिरयानी बनाऊंगी और इन लोगों ने मुझे अगवा कर लिया। न जाने ये हमसे क्या चाहते हैं। हमें कैद कर कर क्यों रखा गया है? मैं और मेरा परिवार दर्द से करा रहे हैं। हमें छोड़ दो। हमसे चाहते क्या हो? तुम छतन सिंह हो ना, जो उल्टा पैदा हुआ है, और वही छतन सिंह जिसने कभी कोई चोरी का काम ही नहीं किया। जी, मैं वही छतन सिंह हूँ, लेकिन तुम मेरा नाम और ये सब कैसे जानते हो? तुम हो कौन? तुम मेरी बातें छोड़ो, इस पत्थर को देख रहे हो? इस पत्थर का मैं क्या करूं? इस पत्थर पे से तुम्हें 10 बार छलांग लगानी है। अगर तुम इसमें कामयाब होते हो तो मैं तुम्हें एक तोहफा दूंगा। तब तुम मेरे परिवार को छोड़ दोगे? मेरा वादा है तुमसे। उन आदिवासियों ने मुखिया के कहते ही छतन सिंह को छोड़ दिया और छतन सिंह उस बड़े से पत्थर पे से छलांग लगाने लगा। जैसे ही 10 छलांग छतन सिंह के पूरे हुए, वो पत्थर एक खूबसूरत लड़के में बदल गया। उस लड़के को देख के सारे आदिवासी झूमने लगे। मेरा बेटा वापस आ गया। शुक्रिया तुम्हारा। बागड़ बोल महाराज की जय। मैं उनका हमेशा आदर करूंगा। ये हुई ना बात, लल्लन अब वापस आ गया। ये सब क्या है? कोई मुझे समझाएगा? चोरी और लालच के श्राप के वजह से मेरा बेटा पत्थर बन गया था। ये श्राप से तभी रिहा हो सकता था जब कोई उल्टा पैदा हुआ इंसान जो ईमानदार और सच्चा हो इस पत्थर पे से 10 छलांग लगा लेता, तो जो तुमने आज कर दिया। पिछले 2 सालों में ना जाने में कितने लोगों को लेकर आया। तुम्हारा काम हो गया तो अब क्या हम यहाँ से जा सकते हैं? मेरा खानदान पहले से ही बेहद परेशान है और तुमने उनका और तमाशा बना रखा है। छोड़ो हमें अब। ऐसे कैसे जाओगे? तुम्हारा तोहफा तो लेते जाओ। उस आदिवासी मुखिया ने अपने आदमियों को इशारा किया। वहाँ से उनमें से एक चमकता हुआ हैंडपंप लेकर आ गया। तुमने हमें इतना परेशान किया इस हैंडपंप के लिए? ये कोई मामूली हैंडपंप नहीं है, ये जादुई हैंडपंप है। जब तुम इसे चलाओगे तो इसमें से तुम्हारी मन पसंदीदा चीज निकलेगी। क्या सच? और तुम ये मुझे दे रहे हो? हाँ, तुमने मेरे ऊपर इतना बड़ा एहसान जो किया है, मेरे बेटे को वापस लाकर। लेकिन इस हैंडपंप का इस्तेमाल कैसे करना है और इससे क्या होगा? इस हैंडपंप को तुम एक महफूज जगह पर जाकर लगा देना और इसके ऊपर थोड़ा सा पानी फेंक देना। जब भी तुम हैंडपंप चलाओगे उसके अंदर से तुम्हारी मन पसंदीदा चीज निकलेगी। उस आदिवासी से छतन सिंह का परिवार हैंडपंप लेकर आता है और वहाँ से चला जाता है। छतन सिंह अपने घर के आंगन में उस हैंडपंप को लगा देता है। स्वाति एक ग्लास में पानी लाकर छतन सिंह को देती है।
देर किस बात की? आप इस हैंडपंप को चला दीजिए, कुछ न कुछ जरूर अच्छा होगा। छतन सिंह जैसे ही उसके अंदर पानी डालता है, उसके अंदर से बिरयानी निकलने लगती है, जादुई हैंडपंप की बिरयानी, जिसे देखकर सब हैरान रह जाते हैं। पिताजी, ये देखिए, हैंडपंप से बिरयानी निकल रही है। इसका मतलब उन आदिवासियों की बात सच निकली। हे मालिक, तेरा लाख लाख शुक्र है। हमारी सारी मुसीबत का हल निकल गया। किसी ने सोचा था कि मेरे उल्टा पैदा होने और अच्छे काम करने के वजह से ये फल हमें मिलेगा। उसी दिन से छतन सिंह अपना एक छोटा सा ढाबा खोल देता है, जिसका नाम वो हैंडपंप बिरयानी रखता है। देखते ही देखते छतन सिंह की सारी तकलीफें दूर हो जाती है। सारे कस्बे में छतन सिंह के हैंडपंप बिरयानी की वाहवाही होती है। एक दिन छतन सिंह का पुराना मालिक उसे मिलता है। भाई साहब, बहुत दिनों से कुछ नहीं खाया, मुझे बिरयानी मिलेगी? लोगों से सुना है कि आप मुफ्त में भी दे देते हैं। जैसे ही छतन सिंह पलटता है तो देखता है कि उसके पुराने मालिक की हालत भिखारी की तरह हो गई है। मालिक, आपकी ये हालत कैसे हुई? मैं अभी आपको बिरयानी देता हूँ। तुम इतने बड़े आदमी कैसे बन गए? लोगों को हमेशा मैं लूटता रहा और मेरा ये हाल हो गया। सारी दुकान और जमीन मिट्टी में मिल गई। जैसे ही छतन सिंह ने हैंडपंप चलाना शुरू किया, उसमें से बिरयानी निकलने लगी और उसने अपने पुराने मालिक को परोस कर खिलाया। ऐसे ही छतन सिंह सबकी मदद करने लगा और अपने हैंडपंप बिरयानी से अपनी जिंदगी ऐशो आराम से बिताने लगा। और उसने अपनी बेटी स्वाति की शादी भी अच्छे घराने में कर दी। एक गांव में सूका और लंबू दो भाई रहते थे, लेकिन दोनों की आपस में बिल्कुल नहीं बनती थी। दोनों को लगता था कि उसका भाई उसका भला नहीं चाहता, इसीलिए दोनों रोजाना आए दिन झगड़ते रहते थे। उनकी अम्मा उन्हें समझाती थी, लेकिन वो दोनों अपनी अम्मा की बात भी नहीं मानते थे और इसका फायदा चतुर उठाता था। आए दिन दोनों अपना काम बदलते रहते थे। एक रोज सूका ने बिरयानी की ठेली लगा ली, जबकि लंबू अमरूद ही बेच रहा था। देख लंबू, तू अमरूद में मुझसे बहस कर रहा था, इसलिए मैंने चिकन बिरयानी का काम शुरू किया है। अब तू यहाँ कोई बहस मत करना, वरना अच्छा नहीं होगा। देख भाई, अगर तू प्यार से कहता तो इस बार मैं तेरी बात मान भी जाता, लेकिन तूने मुझे पीटने की धमकी दी है। अब मैं कल से चिकन बिरयानी ही बेचूंगा, लेकिन इस बार मैं तेरा काम बंद करा कर रहूंगा। ठीक है, देखते हैं कि कौन जीतता है। दोनों बहस कर ही रहे थे कि तभी वहाँ चतुर आ गया। क्या हुआ भाई, कैसे लड़ रहे हो सुबह सुबह? और सुका, तू आज बिरयानी ले आया, वो भी चिकन? अरे वाह, ला एक प्लेट दे, खाकर बताऊं कि कैसी बनी है। चतुर भाईजान, ये ठेला आपका है, जितना खाना है आराम से खाओ। चतुर ने बिना पैसों के ही खूब बिरयानी खाई। वो सूका की बिरयानी की तारीफ करने लगा। ये बात लंबू को पसंद नहीं आई। सुका, तूने बिरयानी तो गजब बनाई है, खाकर मजा आ गया। अब ये ग्राहकों को भी खूब पसंद आएगी। अरे भाईजान, तुम कल मेरे हाथ की बिरयानी खाना, उंगलियां चाटते रह जाओगे। ठीक है, कल की कल देखी जाएगी। अभी तो तुम अमरूद ही खिला दो, तुम्हारे अमरूद भी कम अच्छे नहीं हैं। लंबू थोड़ी सी तारीफ से खुश हो गया और चतुर को मुफ्त के अमरूद मिल गए। सूका ने दिन भर बिरयानी 50 रुपए में बेची और उसकी अच्छी कमाई हुई। ये बात उसकी आंखों में खटक रही थी। शाम को दोनों भाई अपने घर की जानिब चले। अगले रोज लंबू सूका से पहले ही अपनी कार्ट लेकर पहुंच गया और उसने उस बोर्ड पर लगा दिया, चिकन बिरयानी 40 रुपए प्लेट। कुछ ही देर में वहाँ सूका भी आ गया। पागल, इतने कम में बिरयानी बेच रहा है? आज बताऊंगा तुझे कि तू कैसे अपनी बिरयानी बेच पाएगा। दोनों भाइयों के रेट में अंतर देखकर लोग लंबू के पास ही जा रहे थे और सस्ते होने की वजह से बिरयानी का लुत्फ उठा रहे थे। ये देखकर सूका को भी बिरयानी सस्ती करने का आइडिया आया और उसने 50 की जगह 40 लिख दिया। अब दोनों में बराबर की टक्कर हुई और शाम को बिरयानी बेचकर दोनों घर पहुँचे। मैंने सुना है कि तुम दोनों आज भी अपना नुकसान करके आए हो। अम्मा, इसने मुझे धमकी दी थी और अब मैं इसका काम बंद करवा के रहूंगा। अम्मा, जब आपको कुछ भी इल्म ना हुआ करे तो कुछ भी मत बोला करो। ठीक है, अब से मैं कुछ नहीं कहूँगी। तुम दोनों को जो भी करना है वो करो।
एक दिन सुबह सुबह चतुर सूका से मिलने आया। आओ चतुर भाईजान, बैठो। अरे मैं तो तुम्हें अपना मानता हूँ, इसलिए व्यापार के कुछ कायदे सिखाने आया हूँ। भाईजान, अब तक तुम्हारी मानकर ही तो कारोबार कर रहा हूँ। तुम अब बिरयानी को 5 रुपए में बेचना शुरू कर दो। 5 रुपए में तो चिकन का खर्चा भी नहीं निकलता। तुम अपने भाई को हराना चाहते हो ना, तो तुम्हें पैसे अपनी जेब से लगाने होंगे। लेकिन मेरे पास तो पैसे ही नहीं है। तुम्हारा ये भाई कब काम आएगा? जितने पैसे तुम्हें चाहिए मैं दूंगा। जब तुम कुछ कमा लो तो मुझे वापस कर देना। चतुर ने सूका को कर्जा दे दिया और सूका ने 5 रुपए चिकन बिरयानी का बोर्ड लगा दिया। उसके पास लाइन लग गई। लोग टोकन लेकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। लंबू ये देखकर दुखी हो रहा था। तभी वहाँ पर चतुर पहुँच गया। क्या हुआ लंबू, तुम मायूस क्यों हो? अंजाम सामने है और आप मुझसे मायूसी की वजह पूछ रहे हो। तो तू भी 5 रुपए में बिरयानी बेचनी शुरू कर दे। मेरे पास इतने पैसे ही नहीं हैं। ना जाने सूका के पास पैसे कहाँ से आ गए। तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें कर्ज देता हूँ और तुम भी अब 5 रुपए में बिरयानी बेचना शुरू कर दो। चतुर ने लंबू को भी कर्जा दे दिया और दोनों भाई 5 रुपए में चिकन बिरयानी बेचने लगे। आइए आइए, 5 रुपए में चिकन बिरयानी खाइए। आइए आइए, 5 रुपए में चिकन बिरयानी खाइए। एक प्लेट में चिकन के 4 बोटियाँ, जायकेदार और किफायती चिकन। एक प्लेट में 5 बोटियाँ और सिर्फ 5 रुपए में। दोनों भाइयों की दुश्मनी का लोगों ने जमकर फायदा उठाया और 5 रुपए में भरपेट बिरयानी खाए। आज दोनों भाई दोपहर को ही सारी बिरयानी बेचकर घर पहुँचे। कितना कमाया आज। सूखा और लंबू ने अम्मी जान को सब कुछ सच बताया। अच्छा, तो तुम दोनों को पैसे चतुर ने दिए थे। अब तुम खुद सोच लो कि वो क्या चाहता है। अम्मा, हमें माफ कर दो। हाँ अम्मा, हम आज से आपस में नहीं लड़ेंगे। जितना हम लड़ाई करते रहेंगे उतना दूसरे लोग फायदा उठाएंगे। हाँ अम्मा, हमें ये आज समझ में आ गया है। अब हम मिलकर काम करेंगे और चतुर को सबक सिखाएंगे। दोनों भाइयों ने एक ही कार्ट पर बिरयानी लगाई और बोर्ड लगाया लंबू सूखा बिरयानी वाला। अगले रोज वो दोनों पहुंच गए। जब चतुर ने अगले रोज जाकर देखा तो उसके होश फाख्ता हो गए और उसने इत्तिहाद को देखकर वहाँ से दूर भाग जाना ही बेहतर समझा। दोस्तों, इससे हमें सबक मिलती है कि हमें आपस में इत्तिहाद बनाकर रखनी चाहिए, वरना कोई और इसका फायदा उठा जाएगा। और साथ ही चापलूसों से होशियार रहना चाहिए, वरना जल्द ही डूब जाओगे। रतनपुर गांव के 3 दोस्त रमेश, सुरेश और मुकेश शहर जाकर पैसे कमाने का निश्चय करते हैं। रमेश, सुरेश और मुकेश बचपन के साथी होते हैं और तीनों में बहुत मोहब्बत होती है। लेकिन रतनपुर गांव में उन्हें नौकरी नहीं मिल रही होती है, इसलिए तीनों शहर की ओर निकल जाते हैं। 4 दिनों तक लगातार बारिश होने की वजह से बहुत लोगों का बहुत नुकसान हो चुका है। मेरे पास तो जो बचे खुचे पैसे थे वो भी खत्म हो चुके हैं। शहर जाकर कोई नौकरी मिल जाए तो ही गुजारा हो पाएगा। हाँ भाई, मेरा भी हाल कुछ ऐसा ही है। बारिश ने तो हमारी पूरी फसल बर्बाद कर दी। अब घर पर खाने के भी लाले पड़े हैं। बारिश में तो मेरा घर ही ढह गया। अब मेरे माँ बाप इस इंतजार में हैं कि मैं शहर जाकर कुछ पैसे कमा कर लाऊं तो वापस अपना घर बनवा सकूं। वो तीनों चलते चलते एक नदी के सामने पहुंच जाते हैं। उस नदी के ऊपर एक पुल बना था, पर बारिश ज्यादा होने के कारण पुल टूट जाता है। अरे भाई, ये पुल तो टूट गया है। शहर तो नदी के उस पार है। अब हम नदी कैसे पार करेंगे? हाँ, यहाँ तो कोई नाव भी नजर नहीं आ रही है और हमारा शहर जाना बहुत जरूरी है। अब हम क्या करें? क्या हमें तैर कर नदी पार करनी होगी? मुझे तो कोई और रास्ता नहीं दिखता। लगता है हमें तैर कर ही नदी पार करनी पड़ेगी। और बारिश के कारण नदी में पानी भी बहुत ज्यादा है, इसीलिए हमें सावधानी बरतनी होगी। रमेश, सुरेश और मुकेश उस नदी में कूद जाते हैं। नदी में पानी बहुत ज्यादा हो जाता है। इस वजह से उन्हें बहुत परेशानी होती है और जान का खतरा होता है। बड़ी मुश्किल से वो तीनों दूसरी छोर तक पहुंचते हैं। वहां पहुंचते ही सुरेश के हाथ में एक चिराग होता है। सुरेश, ये तुम्हारे हाथ में क्या है? तुम्हें ये नदी में मिला क्या? हाँ यार, तैरते वक्त ये चीज मुझसे टकराई तो मैं इसे लेकर आ गया। देखने में तो किसी चिराग की तरह लग रहा है। हम इसे बेचकर पैसे कमा सकते हैं। ये तो अलादीन के चिराग की तरह लग रहा है। सुरेश, इसे रगड़ कर देख, शायद इससे जिन बाहर आ जाए।
सुरेश उस चिराग को रगड़ता है और उसके अंदर से सच में एक जिन बाहर आ जाता है, जिसे देखते ही मुकेश, सुरेश और रमेश के होश उड़ जाते हैं। इसने मुझे बाहर निकाला, उसका भला हो। इतने दिनों से उस नदी में मुझे बहुत ठंड लग रही थी और बाहर निकलने का जी कर रहा था, पर कोई मिल नहीं रहा था। हुकुम मेरे आका, मैं आपकी क्या खिदमत करूं? सुरेश, मुकेश और रमेश एक दूसरे को देखते हैं और फिर जिन की तरफ अविश्वासी नजरों से देखते हैं। अरे आप लोग बस मुझे देखते ही रहेंगे या कुछ कहेंगे भी? हुक्म कीजिए, आपका हुक्म मेरे सिर आंखों पर। तुम हमारे लिए क्या क्या कर सकते हो? जो आप बोलेंगे वो सब कुछ, मगर हाँ, कोई गलत काम नहीं करता मैं। हम सब शहर जाकर पैसे कमाना चाहते हैं, क्या तुम उसमें हमारी मदद कर सकते हो? हाँ, मैं कर सकता हूँ। मैं पैसे कमाने में आप लोगों की मदद कर सकता हूँ। अच्छा, मगर कैसे? आप तीनों शहर जाकर होटल खोल लो। मुझे जादुई तंदूरी रोटी बनानी आती है। होटल में मैं जादुई तंदूरी रोटी बनाऊंगा और आप तीनों बेचना, फिर देखना आपके पास पैसे ही पैसे होंगे। मगर हम होटल खोलेंगे कैसे? हमारे पास तो पैसे नहीं है। हमें उधार लेना पड़ेगा, फिर जब हमारे पास पैसे वापस आ जाएंगे तब हम उधार के पैसे चुका देंगे। रमेश, सुरेश और मुकेश जिनको लेकर शहर पहुंच जाते हैं। वहां उधार के पैसों से एक होटल खोलते हैं। उस होटल का नाम जिन खाना रखते हैं और उसकी मशहूर डिश तंदूरी रोटी होती है। जिन जो तंदूरी रोटी बनाता वो बहुत लजीज होती है और लोगों को बहुत पसंद आती है। कुछ ही दिनों में उनका होटल बहुत तरक्की कर लेता है और उनकी बरकत होने लगती है। उनके होटल पर तंदूरी रोटी खाने के लिए लोगों की भीड़ लगने लगती है। जिन, तुमने तो हमारी जिंदगी बदल दी। तुम्हारी जादुई तंदूरी रोटी तो लोगों को बहुत पसंद आई। तंदूरी रोटी में अलग ही जादू है। हम तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलेंगे। क्या तुम अपनी तंदूरी रोटी का राज बता सकते हो? मेरे आका, ये हम जिन लोगों की सीक्रेट रेसिपी है। ये हम आप लोगों को नहीं बता सकते, मगर मैं हमेशा आपको रोटी बनाकर देता रहूंगा और आपका ये होटल हमेशा अच्छे से चलता रहेगा। होटल चलते हुए 1 साल हो जाता है। रमेश, सुरेश और मुकेश के होटल के सामने बहुत पहले से ही एक धीरज का होटल होता है, जिसके मालिक का नाम धीरज होता है। लेकिन जब से रमेश, मुकेश और सुरेश ने अपना स्पेशल तंदूरी रोटी होटल खोला, तब धीरज का होटल चलना बंद हो गया। धीरज को इस बात का बहुत आश्चर्य होता था कि आखिर वो लोग ऐसा क्या बनाते हैं कि उनकी होटल में इतनी भीड़ होती है। बस अब बहुत हो गया। हमारा कारोबार तो अब बंद होने की कगार पर आ गया है। जब से इन लोगों ने स्पेशल तंदूरी रोटी बेचनी शुरू की है, तब से हमारा तो काम ही नहीं चल रहा है। आखिर ये लोग ऐसा क्या स्पेशल बनाते हैं कि इनकी तंदूरी रोटी इतनी बिकती है और लोगों को इतनी पसंद भी आती है? अब मैं ये राज पता लगा कर ही रहूंगा। धीरज रमेश, मुकेश और सुरेश का सीक्रेट पता करने उनके पीछे लग जाता है। फिर एक दिन सुबह सुबह उनके किचन में चुपके से घुस जाता है और वहीं बैठ जाता है और देखता है कि एक जिन अपने चिराग से निकलता है और तंदूरी रोटी बनाता है। अच्छा, तो ये राज है। अब मैं बताता हूँ इन लोगों को। इनका जादुई जिन ही मैं चुरा लेता हूँ, फिर वो मेरा हुक्म मानेगा और फिर मैं भी अमीर बन जाऊंगा। धीरज रात में रमेश, मुकेश और सुरेश के होटल में घुसता है और जिन का चिराग उठाकर अपने होटल में ले जाता है। अब आएगा न मजा। धीरज चिराग को जोर से रगड़ता है, लेकिन उसमें से जिन निकलने की जगह चिंगारी निकलती है और उसका होटल जलने लगता है। धीरज डर जाता है और उस चिराग को वहीं गिराकर और दौड़कर रमेश, मुकेश और सुरेश के होटल में चला जाता है। बचाओ बचाओ, आग आग, बचाओ। रमेश, मुकेश और सुरेश उठकर आते हैं और धीरज के होटल में पानी मारने लगते हैं, लेकिन उस पानी से होटल की आग बुझने का नाम ही नहीं ले रही होती। मुकेश धीरज से कहता है, अरे भाई धीरज, किस चीज से आग लग गई है?
जो बुझने का नाम ही नहीं ले रही है। आग तो देखने में भी बड़ी अजीब लग रही है। अब धीरज के पास सच बोलने के सिवा कोई दूसरा रास्ता नहीं बचता। वो तीनों को सारी बातें सच सच बता देता है कि उसने उन लोगों का चिराग चोरी कर लिया था। वो तीनों ये बात समझ जाते हैं कि जिन नाराज हो गया है, इसीलिए धीरज के होटल को जला रहा है। धीरज भाई, हमने तुमसे ये उम्मीद नहीं की थी। चोरी करने की यही सजा होती है। रुको, मैं जिन्न को शांत करने की कोशिश करता हूँ। सुरेश दौड़ता हुआ होटल के अंदर जाता है और जिन के चिराग को उठा कर लाता है। उसे अपने हाथों में रखकर वो जिन को मनाने की कोशिश करता है और उसे शांत होने को कहता है। सुरेश की बात सुनकर जिन शांत हो जाता है और धीरज के होटल की आग बुझ जाती है। जिन वापस अपने चिराग में आ जाता है और सुरेश उस चिराग को ले जाकर अपने होटल में रख देता है। इसके बाद धीरज भी समझ जाता है कि चोरी से कभी भी सफलता हासिल नहीं की जा सकती और वो भी अपने होटल में और मेहनत करने लगता है और रमेश, सुरेश और मुकेश भी खुशी खुशी रहने लगते हैं।